दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SI पुणे साइबर जंक्शन पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 7, जिसमें आज हम जानेंगे ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आधुनिक व्यापार की पद्धति है। ई कॉमर्स में व्यापारी अपने प्रोडक्ट्स एवं सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। ई कॉमर्स व्यापार संगठनों, विक्रेताओं एवं ग्राहकों की ज़रूरतों को कम लागत पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ वस्तुओं के वितरण में तीव्रता भी लाता है। ई कॉमर्स में बिजनेस को पेपरलेस बनाने के लिए हम ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन कार्ड आदि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों, हमारे उत्पाद एवं प्रोडक्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं एवं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके हम तक या एंड यूजर तक विभिन्न उत्पाद पहुंचाते हैं, तो कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तुओं के व्यापार को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम्स को देख सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एवं अन्य नेटवर्क आधारित टेक्नोलॉजीज। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं विशेषताएं, ई कॉमर्स की विशेषताएं, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले हम देखेंगे नगद भुगतान की जगह ई कॉमर्स की वेबसाइट्स या अन्य माध्यम जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आदि का यूज करते हैं। दोस्तों, यह सेवाएं 24/7 कहीं भी और कभी भी हमारे लिए उपलब्ध रहती है, यानी कि समय की एवं जगह की किसी भी तरह की बाउंडेशन ई कॉमर्स में नहीं रहती है। इसमें एंड यूजर या कंज्यूमर विश्व के किसी भी हिस्से से किसी भी सेवा का उपयोग कभी भी कर सकता है। इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट एवं वस्तुओं के व्यापार में ई कॉमर्स में मदद मिलती है, जिसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एवं ऑनलाइन ट्रेडिंग ये मेन है। इसके बाद में एक उत्पाद डायरेक्ट हम कंपनी से खरीद सकते हैं, अतः जो मानवीय चैनल जो कि ट्रेडिशनल वाणिज्य में बने होते थे, उनके थ्रू हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एवं जो चैनल पारंपरिक वाणिज्य में बने हुए थे वो ई कॉमर्स की वजह से या तो कम हो गए हैं या लगभग खत्म हो जाते हैं, एवं ई कॉमर्स से वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है। दूसरी विशेषता में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिक्री से पहले एवं बाद में ग्राहकों को बेहतर सहायता प्रदान करते हैं, एवं ई कॉमर्स ग्राहकों की भागीदारी के साथ तेजी से कुशल विश्वसनीय संचार के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करता है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे परंपरागत वाणिज्य, जो कि पहले से चलता आया है। जैसा व्यापार हमने देखा है जो कि एक दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से होता था, उसमें एवं ई कॉमर्स के मध्य हम डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, परंपरागत वाणिज्य वर्सेज ई कॉमर्स, हम इन दोनों में इनकी कंपैरिजन के साथ में इनके डिफरेंसेस देखते हैं। दोस्तों, पारंपरिक वाणिज्य केवल जानकारी के आधार पर ही इसमें वाणिज्य होता था, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जानकारी के आदान प्रदान पर इसमें भारी निर्भरता होती थी। तो दूसरी तरफ ई कॉमर्स में जानकारी पर निर्भरता कम या
खत्म हो गई है। दूसरा, पारंपरिक वाणिज्य में संचार या लेन देन में मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक होता था, लेकिन दूसरी तरफ ई कॉमर्स में लेन देन में कभी भी और कहीं भी एवं स्वचालित रूप से होता है। इसमें किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। थर्ड वन, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पारंपरिक वाणिज्य में मुश्किल होता था, क्योंकि व्यापार व्यक्तिशय होता था, जिसमें हर किसी व्यक्ति के लिए एक सेम स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता था। जबकि दूसरी तरफ ई कॉमर्स में स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ही आसान है, जिसमें एक बार वेबसाइट द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य एवं स्टैंडर्ड डिसाइड करने के बाद में वो सभी के लिए बराबर कार्य करता है एवं सभी यूजर्स को उसको फॉलो करना आवश्यक होता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, पारंपरिक वाणिज्य व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर होता था। व्यक्तिगत कौशल जितना अच्छा एवं अच्छा आप संवाद स्थापित कर सकेंगे तो आपके एंड यूजर उतने ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप है ही नहीं। इसके बाद में एक समान मंच की अनुपलब्धता की वजह से पारंपरिक वाणिज्य निजी संचार पर काफी निर्भर करता है, जबकि ई कॉमर्स का वेबसाइट एक मंच है जहां पर उपयोगकर्ता को जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे ई कॉमर्स के लाभ में प्रमुख तौर पर 3 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा। इसमें संगठनों को लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ एवं समाज को लाभ। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगठनों के लिए लाभ। दोस्तों, ई कॉमर्स के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अपने व्यापार का विभिन्न ई कॉमर्स संगठन विस्तार कर सकते हैं। एक संगठन आसानी से अधिक अच्छा ग्राहक एवं एक अच्छा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। दूसरा, ई कॉमर्स संगठन प्रक्रिया बनाने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने एवं कागज आधारित जानकारी को प्राप्त एवं प्रबंधन करने की लागत को कम करने में मदद करता है। थर्ड वन, ई कॉमर्स किसी भी ब्रांड की छवि में सुधार करता है। फोर्थ वन, ई कॉमर्स बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए संगठन की मदद करता है एवं वह यह निर्धारण करने में मदद करता है कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एवं अपने प्रोडक्ट के अंदर किन किन विशेषताओं को शामिल करना जरूरी है। ऐसा कंज्यूमर्स के फीडबैक से पॉसिबल हो पाता है। ई कॉमर्स पेपरलेस वर्क करता है और यह कागज के उपयोग को बहुत हद तक कम कर देता है। ई कॉमर्स से संगठन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। इसके बाद में सेकंड है, कंज्यूमर्स को ई कॉमर्स के माध्यम से क्या क्या लाभ होते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ग्राहक लेन देन के लिए उत्पाद या किसी भी उत्पादक कंपनी द्वारा किसी भी स्थान से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम 24/7 विश्व के किसी भी कोने से किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीद सकते हैं एवं ई कॉमर्स की सुविधाओं का लाभ हम किसी भी समय और कहीं से भी ले सकते हैं। दूसरा, यह जल्द डिलीवरी के अधिक विकल्प प्रदान करता है। तीसरा है, हम कई तरह की वस्तुओं को कंपेयर करके सबसे सस्ती और बेहतर वस्तु के विकल्प का हम ई कॉमर्स में चयन कर सकते हैं, जबकि ऐसा ट्रेडिशनल जो विपणन था उसमें पॉसिबल नहीं था। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ग्राहकों का फीडबैक वो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ई कॉमर्स में हम एंड यूजर या कंज्यूमर किसी भी तरह का फीडबैक संबंधित कंपनी को दे सकते हैं, जिससे वह कंपनी अन्य ग्राहकों की समीक्षा एवं टिप्पणियां भी देख सकती है। इसके बाद में ई कॉमर्स एक आभासी नीलामी का विकल्प प्रदान करता है। एक ग्राहक दिन या सप्ताह के इंतजार के बजाय सेकंड के भीतर संबंधित विस्तृत जानकारी ऑनलाइन माध्यम से कभी भी देख सकते हैं।
ई कॉमर्स से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कंपटीशन बढ़ जाता है और उसी का परिणाम होता है कि हमें बेहतर सुविधाएं एवं अच्छे प्रोडक्ट कम दाम में एवं अच्छी क्वालिटी के साथ मिल सकते हैं और इससे ग्राहकों को भारी इजाफा होता है एवं कई कंपनियां एवं संगठन प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों को भारी छूट प्रदान करता है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों समाज को ई कॉमर्स से लाभ। दोस्तों ई कॉमर्स का प्रयोग करने की वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यापारी इनको यात्राएं बहुत कम करनी पड़ती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है एवं सड़कों पर यातायात भी कम होता है। ई कॉमर्स के उत्पादों की लागत को कम करने में मदद मिलती है, जिससे कम समृद्ध लोग भी कई तरह के उत्पाद खरीद पाते हैं। ई कॉमर्स से ग्रामीण परिवेश एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्पादों की जानकारी उपलब्ध हुई है, जो कि ट्रेडिशनल विपणन में उपलब्ध नहीं थे। दोस्तों ई कॉमर्स सरकार को कम कीमत और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य देखभाल, एजुकेशन, सामाजिक सेवाओं जैसी सार्वजनिक सेवाएं वितरित करने में मदद करती है। ई कॉमर्स के नुकसान के तौर पर हम देख सकते हैं तकनीकी हानि एवं गैर तकनीकी हानि। दोस्तों तकनीकी हानि में हम देखते हैं ई कॉमर्स के गलत कार्यान्वयन के कारण सिस्टम सुरक्षा, विश्वसनीयता एवं मानकों में कमी हो सकती है। दोस्तों थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे एंड यूजर को प्रभावित कर सकती है, जिससे कंपनी की साख एवं विश्वसनीयता कम हो सकती है। सॉफ्टवेयर विकास उद्योग अभी भी विकसित हो रहा है एवं तेजी से बदलता रहता है। मतलब टेक्नोलॉजी हमारे को ई कॉमर्स में एडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, लेकिन यह टेक्नोलॉजी दिनों दिन बदलती जा रही है एवं तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विकसित हो रहा है, जिससे कि स्किल्ड एवं टेक्निकल स्टाफ हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ई कॉमर्स के थ्रू चलाने के लिए हमें ऐसा स्टाफ की जरूरत पड़ती है एवं हमारे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट्स को हमें समय समय पर अपडेट एवं अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है। ऐसा ट्रेडिशनल व्यापार में इस तरह के किसी भी अपडेशन एवं अपग्रेडेशन की जरूरत महसूस नहीं होती थी। यह ई कॉमर्स की तकनीकी हानि में से एक है। इसके बाद में कई देशों में अपर्याप्त दूरसंचार बैंडविड्थ उपलब्धता के कारण नेटवर्क बैंडविड्थ एक मुद्दा हो सकता है। मतलब नेटवर्क की अनुपलब्धता ई कॉमर्स को प्रभावित करती है। इसके बाद में विभिन्न वेब सर्वर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कई टेक्निकल गैजेट्स एवं कई तरह की डिवाइसेज की हमें आवश्यकता होती है एवं सॉफ्टवेयर वेबसाइट के मौजूदा एप्लीकेशंस या डेटाबेस के साथ में हमारी कंपनी की वेबसाइट को एकीकृत करना, उस प्लेटफॉर्म पर रन करना, हमारे वेबसाइट की कंपेटेबिलिटी दूसरे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के साथ में मैच होती है या नहीं होती है, ये मेन नुकसान ई कॉमर्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर किन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कंपेटिबल नहीं हो पाते हैं। यह भी इसके एक तकनीकी हानि में से एक है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं गैर तकनीकी हानि, जो कि हमें ई कॉमर्स की वजह से फेस करनी पड़ती है। दोस्तों ई कॉमर्स अनुप्रयोग बनाने में निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है, जिसमें वेबसाइट्स बनाने, अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करने आदि कई तरह के कार्य होते हैं, जिसमें हमें लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यह भी ई कॉमर्स की गैर तकनीकी हानि में से एक है। इसके बाद ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अनुभव की कमी के कारण में एवं शुरू में गलतियां करने में ई कॉमर्स की सेलिंग में हमें विलंब हो सकता है। इसके अलावा ई कॉमर्स में हम अज्ञात वेबसाइट से कोई भी सामान खरीदने के लिए हम विश्वास करने का हमें एक मौका कंपनी की तरफ से मिलता है, लेकिन अगर पहली बार में ही हमारे प्रोडक्ट में अनुभव की कमी के कारण कुछ गलतियां हो गई तो उसका परिणाम सारे ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है।
इस तरह का अविश्वास उपयोगकर्ता को भौतिक भंडार से ऑनलाइन संग्रह के लिए स्विच करना कठिन बना देता है। इसके बाद में तीसरा हम देखते हैं कि सिक्योरिटी एवं कॉन्फिडेंशियलिटी ई कॉमर्स का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा की कल्पना करना न के बराबर है। इसमें हमारी निजी जानकारी एवं हमारे डेटा की गोपनीयता को हमेशा खतरा बना रहता है। इस वजह से भी ये एक तरह की गैर तकनीकी हानियों में काउंट होता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन अभी भी विकसित हो रहे हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एवं तेजी से बदल भी रहे हैं। तो समय के साथ हमें हमारी सब चीजों को अपडेट एवं अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है। और कई देशों में या कई जगह इंटरनेट अभी भी सस्ता नहीं है, तो दूर दराज के गांवों में रहने वाले कई संभावित ग्राहकों के लिए उपयोग करने के लिए यह मॉडल असुविधाजनक है। इसके बाद में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य व्यापार मॉडल, यानी कि दोस्तों विभिन्न प्रकार के मॉडल जो कि ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। दोस्तों, कोई भी थोक व्यापारी द्वारा किसी कंपनी की वेबसाइट से सामान खरीदकर उस सामान को अंतिम ग्राहक को बेचना, इस तरह का मॉडल बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाता है, जिसमें एक व्यापारी किसी कंपनी की वेबसाइट से सामान खरीदता है एवं उस सामान को अपने पास स्टोर करके इसके बाद में अपने प्रतिष्ठान से एंड यूजर को बेचता है। यही मॉडल बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। दोस्तों, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में हम देखते हैं इसमें ग्राहक सीधे अपने उत्पाद किसी कंपनी की वेबसाइट से खरीदते हैं। इस तरह का मॉडल बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल कहलाता है। इसके बाद में थर्ड वन है दोस्तों कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। एक उपभोक्ता अपनी संपत्ति को बेचने या रेंट पर देने के लिए किसी वेबसाइट का यूज करे एवं वह वेबसाइट उस जानकारी को अन्य कंज्यूमर्स तक पहुंचाए, जिससे अन्य कंज्यूमर्स फर्स्ट कंज्यूमर जिसने वेबसाइट पर अपनी जानकारी को शेयर किया उससे कांटेक्ट करके वह सामान खरीदे। तो इस तरह का मॉडल कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल कहलाता है, जिसमें एक कंज्यूमर अपनी सेवाओं का वितरण करने के लिए या अपनी किसी भी चीज को बेचने के लिए या रेंट पर देने के लिए किसी वेबसाइट का यूज करता है। वह वेबसाइट चाहे तो उस उपभोक्ता से इच्छानुसार शुल्क ले भी सकती है या नहीं भी ले सकती। इस तरह का मॉडल कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। सेवाओं के कंपैरिजन इंटरनेट पर करके विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में से एक को कंज्यूमर द्वारा चुना जाना कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल है। दोस्तों, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में एक ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी जो भी सेवा वह चाहता है उसको विभिन्न सेवा प्रदाताओं से कंपेयर करके इसके बाद में जो उसको सुविधा ठीक लग रही है या उसकी नॉलेज में वो वेबसाइट या वो ऑर्गेनाइजेशन उसको कम कीमत पर एवं अच्छी गुणवत्ता के साथ जो सुविधा प्रदान कर रहा है वह उसके साथ जाता है। तो इस तरह का मॉडल कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं जैसे व्यक्तिगत ऋण एवं कार ऋण की ब्याज दरों की तुलना वेबसाइट के माध्यम से करके विभिन्न बैंकों द्वारा जो प्रदान की गई है उनको कंपेयर करके किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की सेवा के साथ जाना, यह सब कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में है। इसके बाद में हम देखते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। दोस्तों, यह आदर्श बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का एक संस्करण है। सरकार द्वारा कोई भी वेबसाइट व्यापार संगठनों के साथ व्यापार करने या व्यापार की जानकारी लेने के लिए काम में ली जाती है। तो ऐसी वेबसाइट सरकार को एप्लीकेशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। मतलब कोई भी ऐसी वेबसाइट जो
विभिन्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को एवं गवर्नमेंट को इनके बीच में मीडिएटर का कार्य करती है। तो इस तरह का मॉडल बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल कहलाता है। दोस्तों, ऐसी वेबसाइट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए व्यवसायों के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। दोस्तों, ऐसी वेबसाइट्स मैक्सिमम नीलामी एवं कॉन्ट्रैक्ट के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए यूज की जाती है। जो वेबसाइट इस तरह का यूज करती है या वे इस मॉडल का समर्थन करती है, इस तरह का कोई भी वेबसाइट गवर्नमेंट टू बिजनेस वेबसाइट कहलाती है एवं वो गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम देखते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C। दोस्तों, सरकार द्वारा सामान्य नागरिक तक पहुंचने के लिए इस तरह की वेबसाइट्स यूज ली जाती है। ऐसी वेबसाइट्स विभिन्न सरकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचाने का कार्य करती है एवं इससे सेवाओं के अनुरोध को पूरा करने में लगने वाला समय कम होता है। इस तरह की वेबसाइट्स जन्म, विवाह या मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण की सेवाएं भी प्रदान करती है एवं इस तरह की विभिन्न वेबसाइट एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है एवं आम नागरिक तक इस तरह की सुविधाएं पहुंचाती है। ये सभी वेबसाइट जो इस तरह के मॉडल को फॉलो करती है वह गवर्नमेंट टू सिटीजन वेबसाइट के अंतर्गत आती है। हम सिटीजन पोर्टल जो कि SSO ID है उसमें गवर्नमेंट टू सिटीजन कॉर्नर देख सकते हैं, वह इसका उदाहरण है। दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ई-कॉमर्स के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा एवं अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक टू ऑल।